जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली SU-57 फैलन को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आने वाले भविष्य में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अब आपको SU-57 से जुड़ी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, कल की रिपोर्ट में एक चीज़ हमें देखने को मिली थी, जो कि HAL के सोर्सेस की तरफ से पता चला था कि इस समय कॉस्ट और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है HAL की तरफ से। उसके बाद यह निर्धारित होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या अपग्रेड करने हैं, ताकि SU-57 फैलन का प्रोडक्शन भारत में किया जा सके। और इसी बीच सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दरअसल सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने अपने जो इंजीनियर्स की टीम भारत भेजी थी, उन्होंने अपना टेक्निकल असेसमेंट पूरा कर लिया है। और उसके बाद से सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों को ये इन्फॉर्म किया है कि भारत के पास जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम विकसित किया गया था, वो SU-57 फैलन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए तकरीबन 50% जो है वो कंप्लीट है। यानी 50% रिक्वायरमेंट जो है SU-57 के निर्माण के लिए, वो इकोसिस्टम पहले से ही भारत में है। और जो बदलाव किए जाने हैं वो अतिरिक्त 50% पे किए जाने हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि रूस और भारत दोनों इस प्रयास में है कि निर्माण के लिए किसी एक देश के ऊपर पूरा बर्डन ना पड़े, बल्कि ये एक संयुक्त उपक्रम होगा जहां पर दोनों देश इक्वल इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रहे हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि SU-57 फाइटर का डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको लेकर भारत से कहीं ज़्यादा उत्साहित रूस नज़र आ रहा है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रूस में जिस प्रकार के सैंक्शन लगाए गए हैं, वो बड़ी संख्या में इनको चाह करके भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में रूस का प्रयास यही है कि अगर भारत में इस प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव कर दिया जाता है तो भारत की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो तो पूरा कर ही लिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो एक्सपोर्ट नीड है, रूस को जो ऑर्डर मिलेंगे वो भी भारत से ही केटर हो जाएंगे। रूस एक तरफ इस पूरे के पूरे मामले को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंगल से भी जोड़कर देख रहा है। अभी आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है, ये तब की है जब रूस के इंजीनियर भारत आए थे, लेकिन अभी भी एक फाइनल रिपोर्ट जो कॉस्ट को लेकर है, उसका इंतजार HAL के जो ऑफिशियल्स हैं उनको है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि टेक्निकल रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होंगे, जहां पर SU-57 फाइटर जेट का ना सिर्फ यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, बल्कि उनके ओवरऑल मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो भी भारत ही निभाने वाला है, जैसा भारत अभी सुखोई 30 MKI प्रोग्राम में कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हो गई, और जो कंपोजिट और स्ट्रक्चर्स प्लांट हो गए, एवियोनिक इंटीग्रेशन लाइन्स हो गई, प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी हो गई, फ्लाइट टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जो कि सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किए गए थे, तेजस के लिए विकसित किए गए थे, ये काफ़ी हद तक सुखोई 57 के निर्माण में मददगार साबित होंगे। और इसीलिए रूस इसको लेकर काफ़ी खुश है कि अगर भारत इस प्रोग्राम में हरी झंडी दे देता है तो फिर काफ़ी कम खर्चे में इनका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में SU-57 की अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब भी हमें 50% के आसपास जो नया इकोसिस्टम है ये विकसित करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेल्थ एयरफ्रेम फैब्रिकेशन में, और इसके लिए एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स के लिए, एडवांस्ड रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनल वेपन बे इंटीग्रेशन, और जो नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स प्रोडक्शन है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस समय डिफेंस के गलियारे पर यह बात चल रही है कि पहले तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए रूस के साथ बैठ करके कि नंबर्स क्या होंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रस्ताव आए हैं उस पर रूस ये मान के चल रहा है कि भारत तकरीबन 100 यूनिट्स के लिए कमिट करेगा। लेकिन वही अगर हम भारत के डिफेंस मीडिया की बात करें तो यहाँ पर 50 से 60 एयरक्राफ्ट का ही आंकड़ा बताया जा रहा है। यानी कि ये आंकड़ा जो रूस एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी तुलना में थोड़ा कम है। लेकिन SU-57 के इवैल्यूएशन की बात रही तो आज भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक सभा को संबोधित करते हुए इनडायरेक्टली इस पे हिंट भी दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अब यही सही समय है कि भारतीय वायुसेना अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक कोलैबोरेशन के साथ साथ जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो भी करे, ताकि हमारी जो ज़रूरत है एडवांस सिस्टम का इंडक्शन है ये हो सके। उन्होंने कहा हमें सेम अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो हमने जेट इंजन डील में अपनाई है। यानी स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना कहीं न कहीं अभी भी SU-57 को अपने दिमाग पर रखे हुए है, और
इस बारे में पता हमको और अच्छे से तब भी चल जाता है जब भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल सामने से आकर ये कहते हैं कि SU-57 और MRF दोनों अलग प्रोग्राम है, दोनों का अपना अलग महत्व है और भारत इस समय दोनों पर विचार कर रही है। अब अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय 42 से नहीं बल्कि 50 स्क्वाड्रन का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है और ऐसे में हम इस समय 30 स्क्वाड्रन की क्षमता पे ही आके सिमट गए हैं। यानी हमें जल्दी से जल्दी बड़े फाइटर्स चाहिए और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आने में तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है और तब तक भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करेगी, ये अपने आप में भारतीय वायुसेना के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। पहले हमें उम्मीद थी तेजस मार्क 1A से, लेकिन आप सब भली भांति परिचित हैं अभी इसके करंट स्टेटस से कि अभी ये फुल प्रोडक्शन भले ही अब ये एचएएल क्लेम करती है कि वो 16 एयरफ्रेम प्रति वर्ष की दर तक बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि 2 वर्ष के डिले के बावजूद भी अभी हमें पहला एयरक्राफ्ट भी प्राप्त नहीं हुआ है। तेजस मार्क 2 भी 2035 के पहले हमें देखने को नहीं मिलेंगे एक्टिव सर्विस में। तो 114 राफेल फाइटर्स को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो हम डील फाइनलाइज कर रहे हैं ये तुरंत जादू के जैसे आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो ये भी आपका दिवा स्वप्न है। क्योंकि अगर हम 2027 में भी MRFA फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप इसमें कम से कम 4 वर्ष आगे ऐड कर दीजिए, यानी 2031 या 32 से हमें पहले राफेल फाइटर्स मिलने शुरू होंगे और तब तक भारतीय वायुसेना कैसे सरवाइव करेगी ये उनके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खैर ये हम SU-57 के केस में भी बोल सकते हैं कि हमें तुरंत तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें कुछ राहत जरूर मिलेगी कि जब तक ये हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अपने फुल स्केल पे आएंगे तब तक आंतरिक समाधान के तौर पर ये फाइटर जेट हमारी काफ़ी मदद करने वाले हैं। क्या जो भी हो, SU-57 एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इंडियन एयरफोर्स इन्हें एक डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखती है, जहाँ पर आने वाले भविष्य में अगर ये इंडक्ट किए जाते हैं तो आज के मॉडर्न वॉरफेयर में कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने में इनका यूज़ किया जाएगा, जहां पर एनिमी अपने हाई जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय करते हैं, जहां पर सुखोई के स्टेल्थ का फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। वहीं कुछ लोग इसको F-35 वर्सेस SU-57 भी कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि F-35 का ना तो कोई फॉर्मल ऑफर आया है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की हरकत को देखते हुए लगता है कि कोई फॉर्मल ऑफर आएगा। इसलिए ऑप्शन के तौर पर एक ही स्टेल्थ फाइटर हमारे सामने उपलब्ध है और वो है SU-57 फैलन। और इस समय रक्षा के गलियारे में बहुत सारे एक्सपर्ट इस प्रोग्राम का समर्थन करते भी नजर आए हैं। खैर, आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि SU-57 में इन्वेस्ट करने के बाद क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम पे पड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल तेजस मार्क 2 या एम का। आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप जरूर बताएं। और क्या आपको यह भी लगता है कि अगर नंबर से 50 से 60 के बीच में हुए तो रूस लोकल प्रोडक्शन के लिए मानेगा? रूस अनलिमिटेड जो अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी भारत को दे रहा है उसके लिए मानेगा? आप इस पे क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।